अगर आप अभी कहीं और हो और अगर आप किसी न्यू इन्वायरमेंट में जाते हो, किसी न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में जाते हो, यानी आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हो तो आपको उसके अनुसार चेंज करना पड़ता है या तो चेंज हो भी जाता है। तो यही है, जैसे कि मान लो कोई अगर महाराष्ट्र का है तो अगर दिल्ली में उसका कॉलेज लगा तो अब उसको दिल्ली के लिए पहले वो मराठी बोलता था, अब उसको हिंदी या पंजाबी सीखनी पड़ेगी वहाँ पे ताकि सरवाइव कर पाने के लिए, नहीं तो फिर से वो वापस से यहाँ पे अगर नहीं सीख पाया तो वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको वापस से वहीं पे अगर जीना है तो आना पड़ेगा। इसीलिए बस वो थोड़ी यही है कि जहाँ भी दूसरे उसके अकॉर्डिंग लोग अपने एम्पायर को अडाप्ट कर लेते हैं, और जो लोग इनफैक्ट जाते ही नहीं हैं वो कभी अपग्रेड कर ही नहीं पाएंगे, वो कभी जहाँ उनके करंट स्टेज है उससे कॉलेज जा ही नहीं पाएंगे। तो इसको इस तरीके से भी देखो कि जैसे मान लो तुम्हारा अभी ये है तो तुम अभी जिस भी स्टेट में हो और तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन लेना है, फाइनेंस को अपनी स्किल अपग्रेड करनी है ताकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सके, तो तुमको उस जोग्राफिकल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे तुमको वैसी चीज़ें सीखोगे तो वो अपने आप ही, जैसे ये लैंग्वेज करते करते अपने आप ही सीख जाओगे, तब जब वहाँ पे रहोगे वैसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहोगे तो वो अपने अनुसार ही अडाप्ट हो जाता है। और एक बार अडॉप्ट हो गया तो फिर जैसे मान लो ये पंजाबी, देखो अभी भी ये मराठी वाला पंजाबी मान लो सीखता है तो या जो भी हिंदी भी सीखता है तो अभी भी जो पहले से ही जिनकी मदर टंग ही जो पहले से हिंदी पंजाबी बोलते हैं उनके आसपास भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको फाइनेंस से रिलेट कर सको, जो रिलेट करते चलो, जो फाइनेंस में जैसे टॉप के लोग होंगे, जो लोग फाइनेंस सीखते हैं जैसे यूट्यूबर वगैरह, तो आप उनके आसपास भी नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी इन लोगों की ये मराठी हिंदी जो भी सीखेगा ये यहाँ पे आने के बाद ये उस लोग मतलब इसकी उन लोगों से तो काफ़ी ज़्यादा होगी जो उसके पहले के लोग थे। इसकी हिंदी या पंजाबी उससे काफ़ी बेहतर होगी जो पहले के जहाँ रहता था मराठी में उन लोगों से, और मराठी लोगों को लगेगा कि क्या कॉम्प्लेक्स हिंदी और पंजाबी जानता है, जबकि जो एक्चुअली में जो बोलता है उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको अब इसी को फाइनेंस रिलेटेड के टीचर होगी, फाइनेंस सीखते हो तो जो लोग अभी वहीं पे हैं उन्हें वो बहुत कठिन लगेगा, मतलब कहेगा कि क्या बंदा फाइनेंस की नॉलेज रखता है, क्या पैसा करोड़पति, मतलब लेकिन इन लोगों के सामने वो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से थोड़ा ज्ञान की बातें हुई अब चीज़ पे। तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक बंगाली नहीं सीखनी पड़ेगी, दिस इज एडेप्टेशन। जब आप किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं, न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में जाते हैं, आपको उस ज्योग्राफिकल एरिया और एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है फॉर सर्वाइवल। अगर इस मराठी स्पीकिंग ने वेस्ट बंगाल में आके बंगाली का बेसिक नहीं सीखा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पेशेंट हैंडलिंग जीरो, एक्सपोजर जीरो, उसकी डिग्री का कोई फायदा नहीं है, अडैप्ट करना पड़ेगा। आप मान लीजिए इंडिया को छोड़ के जाते हैं यूएस अपनी पोस्ट पीजी के लिए, तो ऐसे ही जिस भी तरह के इलाके में जाओ, जैसे अब यूएस जा रहे हो तो वहाँ इंग्लिश सीखना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, और इनफैक्ट ज़्यादातर अडॉप्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, बस आपको उस एरिया में जाके टिके रहना ज़रूरी है। बस उस फाइनेंस के एरिया में जाके या तो फ्यूचर में ऐसे जहाँ भी एरिया में जाओगी खुद के माइंड को अपग्रेड करने के लिए, ग्रोथ के लिए, बस उसमें टिके रहना ज़रूरी है और अडॉप्ट हो जाता है और आप उनसे काफ़ी आगे होते हो जहाँ से आप पहले से आए होते हो। लेकिन फिर भी जहाँ पे गए होते हो उनके आसपास भी स्किल नहीं होती है, पर फिर भी उनसे आप काफ़ी आगे पहुंच गए होते हो जहाँ से आप शुरुआत किए रहती हो। उनके लिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, जबकि एक्चुअल में उन लोगों के सामने कुछ नहीं है जो पहले से ही वो बोलते हैं, करते हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा आप सीख ली होगी उन लोगों के लिए, समझ रहे हो, तो इसलिए करना सीखिए। This is adaptation. When your environment, when your geographical area changes, then you adapt according to the environment. This is called as adaptation. और ये आज की चीज नहीं है, ये पहले से हो रही है और ये भी एविडेंस या फिर आप एवोल्यूशन होते हुए यहाँ पर। तो वही है, आपको अडाप्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा आपका जिस इन्वायरमेंट में जा रहे उसके अकॉर्डिंग। मान लो अगर जिस भी इन्वायरमेंट में जा रहे हो सकता हो और ये भी हो सकता है कि मान लो कि अपग्रेड करने के लिए अगर किसी भी इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो वो छोड़ो, इतना ज्ञान की बात है, भूल गया।
और इसको उस वाले थ्योरी से भी जोड़ सकते हो कि अगर आप यहीं पे हो और अगर लोग यहाँ पे जा रहे हैं और आप अगर नहीं जा रहे हो तो आप वहीं पे हो, खुद को इवॉल्व नहीं कर रहे हो, आप अभी तक कैसे इवॉल्व नहीं रहे हो, इसलिए आपकी स्पीसी एक दिन मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप खुद को अपग्रेड इवॉल्व नहीं कर रहे हो। आप परिस्थितियों के अनुसार आप चेंज नहीं हो रहे, उसको उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो अगला चीज़, देखो बस ये वाला समझ लो, बाकी सब इसी पे बेस्ड है, इसी तरह का सब में होगा। देखो जैसा कि हमें इस मेथड ऑफ स्पीशिएशन में एंसेस्ट्रल फॉर्म करना है, मतलब कि देख के बताता हूँ। देखो एक कॉमन एंसेस्टर होगा, पहले जैसे मराठी वाला स्पीकिंग था ना, तो वो कॉमन एंसेस्टर होगा और फिर वो अलग अलग एरिया में जाएगा, सब अपना समझ जाओ अलग अलग फील्ड चूज करेंगे, अलग अलग एरिया में जाएगा, तो उसके अनुसार अलग अलग एरिया के अनुसार सब अब अलग अलग चेंज हो जाएंगी और अलग स्पीसी बन जाएंगे पूरी। तो यही है एंसेस्टर की, मतलब पहले एक मतलब था, फिर सब अलग अलग एरिया में जाएंगे, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग जैसा उसका इन्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट हो जाएंगे। जैसे पहले क्या थे कि सीड ईटिंग, मतलब कुछ भी हो, बर्ड्स को पता नहीं क्या था, जो भी हो, बस पहले सीड खाते थे एक एरिया के लोग बस, लेकिन फिर इसी एरिया के लोग फिर मान लो कोई एक आइलैंड में अलग अलग जगह पे लोग गए, क्योंकि आइलैंड बहुत बड़ा होता है तो उसमें अलग अलग जगह पे गए, तो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग अब कहीं पे फ्रूट मिलेगा, कहीं पे फ्रूट नहीं केवल कैक्टस मिलेगा, कहीं पे इंसेक्ट मिलेगा केवल, कहीं पे सार्प भी यानी कि सार्प सीड मिलेगी, यानी कि अलग अलग चीज़ के अकॉर्डिंग अगर फ्रूट मिलेगा तो अब इन्हें सीड ईटिंग से धीरे धीरे शिफ्ट करके, शुरू में प्रॉब्लम होगी लेकिन इनका शिफ्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि पीछे लौटने के रास्ते नहीं हैं, इसलिए ये उससे मतलब फ्रूट ईटिंग इनका इवोल्यूशन हो जाएगा। और कैक्टस है तो फिर कैक्टस के अकॉर्डिंग इनको इन्वॉल्व करना, इंसेक्ट है इंसेक्ट खा के जीना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा। और साथ लेकिन वही चीज़ है कि अब अलग अलग स्पीसी तैयार हो जाएंगे जो कि पहले एक होगा करते थे। हाँ तो देखो अगला बस उसी कॉमन पे बेस्ड, अब सब में एक होगा, फिर वो अलग अलग जगह पे जाएंगे, उस जगह के अकॉर्डिंग जैसा जगह रहेगा उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। अगला ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इसमें क्या होगा कि पहले देखो एक जगह पे सब मार्सुलियन मतलब जो भी रेडिएशन रहते थे, फिर ये ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग जगह बनी, तो कोई टाइगर कैट बन गया, तो कोई एक टैस्मेनियन वुल्फ बन गया, तो कोई मतलब कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस जगह के अकॉर्डिंग वो खुद को ढाल लिया। तो इसी तरीके से देखो इसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करोगे कि आप भी पहले यहाँ रहती हो, अब आप देख सकते हो कि आपको जाना किधर है, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप पता कर सकते हो कि आपको इधर ही जाना है। तो मतलब कि यही देखो, जैसे मान लो फाइनेंस पैसे के मार्केट में जाना है तो आप फाइनेंशियल वाले में चले जाओ, बस उस इन्वायरमेंट में चले जाओ, उन सर्कल में चले जाओ, शुरुआत जिस जहाँ दिखी उससे शुरुआत उस सर्कल में चले जाओ, उसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाओगे। और ऐसा नहीं है कि आपको जो सर्कल में पहले से हैं उनकी इतना एक्सपर्ट बनना है, नहीं, वो पहले से एक्सपर्ट है तो आप उनके इतना एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, लेकिन आप जहाँ थे उन लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब जहाँ आए उन लोगों के लिए, जैसे मराठी वाले यहाँ जाके हिंदी बंगाली सीखे तो उन लोगों के सामने वही सिंपल सी बंगाली बेसिक ही केवल बोलोगे तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, उन लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। वैसे ही फाइनेंस की बेसिक चीज़ें ही की बात करोगे कि अगले केवल 30 साल में करोड़पति बना जा सकता है, तो वो लोगों के उतना भी नहीं समझ में आएगा जो कि एकदम बेसिक है। और वहीं पे इनको बोलोगे तो वही बार बार कंफ्यूज नहीं, बस वही तुम समझ रहे हो कहना क्या चाहती हैं, तो इसको इस तरीके से अप्लाई करो, बस उस इन्वायरमेंट में तो जाओ और बस वहाँ टिके रहना। आपको उनके इतना एक्सपर्ट बनना है ये टारगेट मत रखो, क्योंकि वो पहले से ही हैं तो उनके इतना नहीं बन पाओगे। बस वहाँ पे रहो, थोड़ा सीखो, बेसिक ही सीखो, बेसिक से और थोड़ा टिके रहोगे तो थोड़ा बीच में चले जाओगे। और इनफैक्ट बेसिक भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, समझ ही नहीं आएगा थोड़ा सा भी। अगर कोई एक अलग भाषा या तो फाइनेंस के टर्म में बोलें तो केवल अगर करोड़ की भी जो कि 2-3 करोड़ तो आराम से बन सकता है, लेकिन किसी को इतना भी नहीं समझ आएगा अगले 20-30 साल की अगर बात करें तो, जो कि बेसिक ही चीज़ों से तो बस समझ रहे हो कहना क्या चाहती है। देखो ये सब चीज़ों का नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो अगला आता है प्लेसेंटल मैमल्स, इसमें पहले मतलब एक तरह से
कि लोग अलग अलग जगह पे गए, तो वो देखो वही सेम चीज़ है, बस अलग जगह पे जाएं तो उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग चीज़ बन जाएंगी, बस वही चीज़ है, बस अप्लाई करना ज़रूरी है। और देखो जैसा कि हमने दोनों पढ़ा था, दोनों कंपेयर करो, जैसा अमेरिका में मार्सुपियन जो भी मरा था और जो अभी पढ़े थे वो ये वाला है। तो देखो अमेरिका में जो जो बनी थी और जो अभी पढ़े थे वो ये वाला है। तो दोनों जगह में तो अमेरिका में जो बन रहा था वो ही इसी तरह लगभग चीज। देखो यहाँ पे भी मोल बन रहा था, यहाँ पे भी मोल बन रहा था, यहाँ पे भी अनडिटर बन रहा था, यहाँ पे भी अनडिटर बन रहा था, यहाँ पे भी माउस, यहाँ पे भी माउस, यहाँ पे भी लेमर, और उसी का सेम तरीका चीज़ ये समझ रहा हूँ ये भी वही है। और यहाँ पे भी फ्लाइंग वाला, यहाँ पे भी फ्लाइंग वाला, यानी कहने मतलब सेम लगभग बन रहा है। जो अमेरिका बन रहा था वही यहाँ पे भी बन रहा है जो भी। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, जब डिफरेंट एडाप्टिव रेडिएशन, जब मतलब कि डिफरेंट जगह के लोग, मतलब अगर डिफरेंट एडाप्टिव रेडिएशन के लोग, डिफरेंट जगह के लोग अगर सेम तरह के अगर सिमिलर रिजल्ट बना रहे हैं तो उसे कॉन्वर्जेंट रिवॉल्यूशन बोले। कि देखो ये इसी तरीके से बना कि इससे कन्वर्ज कर रहा है, ये इसी तरीके का बना कन्वर्ज कर रहा है। तो वही है, जब डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग जब सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस करें, यानी कि कन्वर्ज हो रहा है तरीके से। देखो तो ये इससे तो उससे कन्वर्जिंग रिवॉल्यूशन बोल। देखो ये वाला भी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, खा सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ फ्यूल्स में लैमार्किज्म ने दो छोटी की देखो दो में डिवाइड है। सबसे पहले तो मतलब कि एक है जो यूज एंड डिसयूज। देखो जिस चीज़ को जितना यूज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जिस चीज़ को जितना यूज नहीं करोगे उतना वीक होगा। जैसे कि मान लो जितना ब्रेन यूज करोगी उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और उस ब्रेन में भी जिस पार्ट को जितना यूज करोगी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे अगर किसी चीज़ में कंसिस्टेंटी लाने को करोगे तो वो वाला पार्ट उस चीज़ में दिमाग का कंसिस्टेंसी लाने का वार्ड, और वहीं पे अगर किसी चीज़ में अगर डिस्ट्रैक्ट होने का वो हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, तो वो मतलब वीक होता जा रहा है, वो वाला पार्ट वो वाले काम का पर्टिकुलरली ब्रेन का। तो वही है, जिस भी चीज़ में छोटी छोटी ज्ञान की बातें वो छोड़ बस समझ गए। और देखो ये वाला तो सही है, लेकिन दूसरा वाला उनका गलत है कि इनहेरिटेंस जो होता है, मतलब आप जो ज़िंदगी लाइफ टाइम सीखते हो, जैसे कोई नॉलेज ग्रैब करते हो, जैसे फिटनेस का नॉलेज है, तो जो भी माइंड में सीखते हो वो जीन्स में आपके नहीं गया है कि वो ट्रांसफ़र होगा, वो आपके माइंड में गया, वो भी एक तरह के सेल में गया है, मतलब कि जीन्स में नहीं गया, इसीलिए वो नहीं ट्रांसफ़र होगा। जैसे अगर मसल्स भी बनाते हो वो भी नहीं ट्रांसफ़र होगा क्योंकि वो जीन्स में नहीं घुसा है। तो इसीलिए थ्योरी मतलब ये वाला पार्ट गलत है। तो देखो और इन्होंने एग्जाम्पल इसके लिए सही साबित करने के लिए, जो गलत है वो बाद में प्रूफ होगा, लेकिन अभी देखो सही साबित करने के लिए इन्होंने जिराफ का जवाई कि पहले पेड़ लंबे लंबे धीरे धीरे होते गए तो जिराफ भी अपनी नीक धीरे धीरे ऊपर करती चली गई, तो वही वाले है। और देखो यहाँ से देखो जैसे चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से जिराफ जो चेंज हुआ गर्दन की वो तो सर्वाइव कर गया, लेकिन जो नहीं चेंज हुआ वो मारा गया। इसी तरीके से अगर आप भी कोई चीज़ करते हो तो मतलब जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं आप भी चेंज हो, नहीं तो आप भी मारे जाओगे। एक जनरेशन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे जनरेशन, जिराफ भी सीधा नहीं मरा, जनरेशन कर कर इन्हीं के बाद मरा, मतलब ख़त्म हुआ। तो देखो कहने का मतलब यही है कि जैसे कि मान लो फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हो तो उसमें मतलब कि उसको धीरे देखो ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सीधे इतना आसान नहीं होता है गर्दन ऊंचा करना, इसलिए इतना आसान नहीं होता चीज़ें करना। देखो जैसे फाइनेंशियल में कंसिस्टेंसी भी टूटेगी, डिसिप्लिन भी टूटेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन टूट रहा है ये आपकी गलती नहीं है। आप जो है फिर से कोशिश ना करना उस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाने की, ये आपकी गलती है। डिसिप्लिन टूट रहा है, कंसिस्टेंसी टूट रहा है, चीज़ें छूट रही हैं, ये गलती नहीं है। शुरू में कोई भी हैबिट बनाओगे तो शुरू में कोई भी हैबिट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन फिर दोबारा कोशिश ना करना फिर से हैबिट वो कंसिस्टेंसी वो बनाने की, ये आपकी गलती है। क्योंकि अगली बार आप पिछली बार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, फिर अगली बार छूटेगा फिर से वही चीज़ होगी कि छूटा ये गलती नहीं था, फिर से कोशिश ना करना आपकी गलती थी। क्योंकि ऐसे धीरे धीरे कर के वो स्ट्रॉन्ग वाली हैबिट छोड़िए, तो ज्ञान की बातें हो गई, भूल जाओ।
देखो इसको गलत किसने साबित किया उसके लिए अगस्त वो देखो अगर सोमैटिक सेल में कुछ भी जाता है, ये नॉलेज लेते हुए तो मान लो कान छिदवाते हुए तो जो ज़िंदगी भर लर्निंग जो भी माइंड में आप भरते हो वो सब आपके सोमैटिक सेल में जाता है, वो सोमैटोप्लाज्म में जाता है, वो जर्मोप्लाज्म में नहीं जाता है कि वो डीएनए आरएनए में जाएगा। जर्मोप्लाज्म में जाता है तब डीएनए आरएनए में नहीं, आपके सोमैटोप्लाज्म में जाता है। इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे कि उन्होंने ये कि चूहा लिया तो फिर उसका पूँछ काटा, जैसा खान सर ने बोला था, फिर से अगली जनरेशन का पूँछ काटा, ऐसे ही काफ़ी जनरेशन का काटा, लेकिन हर बार फिर से पूँछ आती रही क्योंकि वो कभी भी जर्मोप्लाज़्म डीएनए आरएनए से नहीं, वो यही सोमैटोप्लाज्म को जान रहे थे और जो जीन में था तो वही फिर से हो जा रहा था। लेकिन इन्होंने बोला है कि अनलेस इट इज चेंज इन जर्मोप्लाज्म, यानी कि सोमैटोप्लाज्म से, यानी कि अगर सीखते सीखते साथ से वो चीज़ जर्मोप्लाज्म में भी जा सकती है। यानी कि अगर कोई काफ़ी सीखे और जनरेशन बाई जनरेशन अगर सीखता रहे वही सेम चीज़ तो शायद से वो जर्मोप्लाज्म में जा सकती है। कि अब इसमें यही सवाल है कि क्या सोमैटोप्लाज्म से, यानी कि कोई चीज़ अगर सीखता है तो वो डीएनए आरएनए में भी जा सकती है। इसमें भी दो सवाल है, एक ये कि क्या एक ही जनरेशन में हो सकता है कि मान लो मैं खूब बहुत ज़्यादा सीखता हूँ किसी चीज़ को तो वो हम मेरे डीएनए आरएनए में चला जाए। पहला कंसर्न इसमें भी ये है और दूसरा कंसर्न ये है कि अगर मान लो केवल एक जनरेशन में बहुत सीखे तो ना जाए, तो क्या काफ़ी जनरेशन अगर सीखे, यानी 2 3 4 5 10 20 30 40 50 60 तो कहीं का एक जनरेशन में जाए तो काफ़ी जनरेशन में जाएगा तो जर्मोप्लाज्म जाएगा। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब कभी ना कभी जानूंगा। तो इसमें वही लिखा गया कि जर्मोप्लाज्म में जाएगा तभी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, यानी डीएनए आरएनए। तो देखो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देखो डार्विन का थ्योरी बहुत फेमस है। तो देखो हुआ क्या था, वो मतलब कि दुनिया की मतलब सैर से, ताकि ये मतलब यही डिस्कवर करने के लिए दुनिया की सैर पे निकले, अपने शिप से निकले थे साउथ अमेरिका की तरफ डार्विन ने, और वहीं पे एक और भी एक एल्फर्ट बाहर से निकला था, वो इंडोनेशिया की तरफ निकला था। और दोनों ने मतलब घूमते हुए, क्योंकि घूमने इसीलिए गए ताकि रिसर्च किया जा सके, तो दोनों का सेम रिजल्ट आया, सेम कंक्लूजन पे पहुंचे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही पहले से ही दिमाग में भर रखा था, क्योंकि उन्होंने मतलब कि सेम इंसान का ऐसे पॉपुलेशन के ऊपर पढ़ा था, क्योंकि पहले से ही ये माइंड में फीड था, इसीलिए सेम आया रिजल्ट। तो देखो यही वाले जो मतलब एस पॉपुलेशन था वही वाले पहुँचे थे। तो देखो ये ऐसे क्या था, देखो ये ऐसे का यही कहना है कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी लेकिन रिसोर्स तो लिमिटेड है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो सबको कैसे देंगे। वही सिंपल सी चीज़ है कि पॉपुलेशन ग्रो होती जाएगी लेकिन ज्योमेट्रिक ग्रोथ यानी रिसोर्सेज का ग्रोथ नहीं होगा, खाने पीने का ग्रोथ नहीं होगा। रिसोर्सेज ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ, मतलब कि नहीं पॉपुलेशन का ग्रोथ है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, रिसोर्सेज का ग्रोथ है, अरिथमेटिक ग्रोथ कह सकते, यानी ज्योमेट्रिक ग्रोथ तो होगी यानी पॉपुलेशन बढ़ेगा, लेकिन अरिथमेटिक ग्रोथ नहीं यानी रिसोर्सेज नहीं बढ़ेगा। यही वाली चीज़ है ये ऐसे। लेकिन ये तो कॉमन सी बात है। देखो मेन चीज़ यहाँ पकड़ने वाली क्या है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये हर आदमी नहीं ग्रो कर पाएगा, हर आदमी नहीं इवॉल्व कर पाएगा, हर आदमी नहीं सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जिएगा ताकि अपनी जनरेशन आगे बढ़ा पाए। क्योंकि ये दो चीज़ मिलेंगे उन्हीं को जो डिजर्विंग होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नहीं तो बाकी सब धीरे धीरे करके मर जाएंगे। क्योंकि रिसोर्सेस यही है कि तुम खुद ही सुन लो। नहीं सकते, जगह भी लिमिटेड है, खाना भी लिमिटेड है, पहनना भी लिमिटेड है, तो कैसे मकान देते जाओ, मैं बढ़ती जाऊंगी। लेकिन रोटी कपड़ा मकान का है ही नहीं, दे नहीं सकते। जगह भी लिमिटेड है, खाना भी लिमिटेड है, पहनना भी लिमिटेड है, तो कैसे दे दे बेटा जी, नहीं दे सकते। तो क्या पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जाएगा? बताओ, क्या पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जाएगा? नहीं, पॉपुलेशन का जो साइज है देखिए पॉपुलेशन का साइज फिर नहीं बढ़ेगा, एक समय बाद आके लिमिटेड हो जाएगा जब चीज़ें बढ़ जाएंगी, और फिर से बढ़ेगा भी तो फिर से लिमिटेड हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। हर आदमी ग्रो नहीं कर पाएगा, हर स्पीशीज ग्रो नहीं कर पाएगा। ये बात की बेटा किसने बोली? मोल्थस ने बोली। देखो ये तो सही से समझ नहीं आया, लेकिन जितना समझ में आया ये है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो रहा है तो क्या नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि देखो जैसे फार्मर के पास अलग अलग केल हो गया, कैबेज हो गया, रेड कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, इतने सारे तरह के प्लांट्स हैं, लेकिन अब वो ज़्यादातर उगाएगा उसी को जो ज़्यादा मार्केट में बिकेगा, तभी तो ज़्यादा पैसा कमा पाएगा। तो मान लो ब्रोकली बहुत ज़्यादा बिक रहा है तो वही मार्केट में उड़ाएगा। अब देखो
अब यहाँ पे नेचर के पास वो नहीं था कि वो कौन सा उगाएगा, ये नेचर पे डिपेंड नहीं किया, फार्मर पे डिपेंड करना, यानी कि नेचर के लिए आर्टिफिशियल हुआ क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आर्टिफिशियली सेलेक्ट हुआ है क्योंकि नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया है और उस उगाया गया है। तो यहाँ से इंस्पिरेशन आई। देखो अभी तक तो इतना ही समझ आया। तो अगर ये सिलेक्शन मैन खुद से कर सकता है तो क्या नेचर खुद से नहीं सकता है? तो इसी के लिए आई नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी का इंस्पिरेशन। देखो वही वाली थ्योरी अभी जो बोले थे नेचुरल वाली, उसमें देखो 5 चीज़ आती है। सबसे पहला वही कि हाई पोटेंशियल है ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन करने का हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है इसीलिए कोई भी पॉपुलेशन अपनी हाई पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि तो देखो अगला तो इसीलिए मान लो सीट नीट में 24 लाख है और मान लो इसमें 24 लाख में पोटेंशियल ना भी है, मान लो 2 ही लाख में, केवल मान लो वर्ष से वर्ष के इसमें 2 ही लाख पोटेंशियल है। देखो पोटेंशियल फिर भी ज़्यादा है लेकिन सीट्स लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसलिए वो 1 लाख जिनमें पोटेंशियल था भी लेकिन क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड थे इसीलिए अब उनमें लड़ाई हो जाएगी उसके लिए। तो वही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अब लड़ाई शुरू होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जीतेगा, जो उस 2 लाख में भी तेज होगा वो जीतेगा, भले ही बाकी भी 1 लाख तेज थे पर फिर भी मरना ही सच होगा। इंट्रा स्पेसिफिक तुम्हें हो रही है ना, तुम सब लोग ह्यूमन बीइंग के ही स्पीशीज हो, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल विद इन वन स्पीशीज, या फिर हो सकता है देखो ये आपसी लड़ाई है, आपस में आपस की वन स्पीसी की लड़ाई है, आपसी लड़ाई जैसा कॉन्सेप्ट से पढ़ा था। इंटरस्पेसिफिक बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, और ये आपसी नहीं, ये दूसरे लोगों की लड़ाई। मान लो एक नीट दे रहा है और वहीं पे कोई मान लो वो नीट वाला बंदा कोई मान लो छोटा एग्ज़ाम देने आ गया, मान लो लोकल एग्ज़ाम, तो सोचो अब इन वालों के पर प्रेशर आ जाएगा कि वो सोचो वो दे रहा था तो अब इस पे प्रेशर आ जाएगा, तो फिर ये लड़ाई हो जाएगी, यानी दूसरी लड़ाई। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, या फिर स्ट्रगल चल रहा है एक्स्ट्रा स्पेसिफिक मतलब स्ट्रगल चल रहा है विद हवा पानी कि यार अचानक से आपदा आ गई। अब वही ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाला नेचर वाला अब कि जो कि सबसे खतरनाक होता है। पानी की कमी पड़ गई या सूखा पड़ गया है ना जी, दैट इज स्ट्रगल विद एबायोटिक फैक्टर। तो ये सारी स्ट्रगल्स हो सकती हैं है ना जी। तो तुम्हें कौन सी स्ट्रगल चल रही है? तुम्हें तो ये वाली चल रही है दैट इज बिटवीन सेम स्पीशी वाली, दिस इज बिटवीन डिफरेंट स्पीशी एंड दिस वन इज विद एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर। अब बेटा की लड़ाई होगी, लड़ाई में कोई तो जीतेगा, तुम्हारी लड़ाई में तो कोई जीतता है, यहाँ पर भी बेटा जी क्या होने वाला है, वही अब इसमें वेरिएशन आएंगी और जो सबसे अच्छी तैयारी करेगा उस वेरिएशन में जीतेगा। वही जैसे नीट के लिए 24 लाख है लेकिन रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है 1 लाख, तो वेरिएशन आएगा, यानी कि जो अच्छे से तैयारी करेगा स्मार्ट वही सब की सिलेबस फॉलो करेगा, मतलब क्योंकि वही जो अच्छे से उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल पाएगा खुद को, यानी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा वही जी, सिंपल सी। सर्वाइवल ऑफ द। तो देखो सर्वाइवल ऑफ द, देखो वेरिएशन हुआ था, सर्वाइवल एडवांटेज मिला था, देखो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जीतेगा। तो अब देखो ये सब नेचुरल सिलेक्शन हुआ। और देखो इसमें कौन सा फिटनेस होना चाहिए, डोला सोला नहीं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होना, यानी कि आप में रिप्रोड्यूस करने की क्षमता। रिप्रोड्यूस मतलब वो वाला नहीं गैमीट मिल के, वो वाला नहीं, साथ से वो वाला भी हो सकता है, पता नहीं से वो नहीं है, मतलब कि आप में कैपेबिलिटी है चीज़ों के अकॉर्डिंग ढल के, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो के, उसके अकॉर्डिंग ढल के रिप्रोड्यूस करा के और उसमें भी आगे बढ़ पाने की उस कठिनाई के बारे कि यही रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। पहला की पॉइंट कौन सा है? ब्रांचिंग डिसेंट। दूसरा की पॉइंट कौन सा है? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या होती है नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट क्या है कि अगर एक कैरेक्टर बेटा जी सिलेक्ट होकर आ गया है एक जनरेशन में तो धीरे-धीरे ब्रांच बनाकर, डिसेंट का मतलब अगली जनरेशन में जाएगा इफ देयर इज अ चेंज इन डीएनए। ठीक है जी, तो देयर आर टू की पॉइंट्स ऑफ तो यही देखो डार्विनियन थ्योरी, दैट इज ब्रांचिंग डिसेंट एज वेल एज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है जी, तो डार्विन काफी बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे थे, काफी अच्छी बातें उन्होंने बोली थी, लेकिन उनकी थ्योरी का एक वीक पॉइंट भी है। उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई जब स्ट्रगल होगा तो वेरिएशन आएगी, है ना, स्मॉल छोटी-छोटी वेरिएशन आएंगी, लेकिन वो ये नहीं बताया कि वेरिएशन क्या होती है, कैसे आती है। आज के समय पर तुम बता सकते हो कैसे आती है, बताओ ये वेरिएशन तो देखो वेरिएशन क्या होती है, कैसे आती है, अब अगला टॉपिक ये होगा। कैसे आती है। आज के समय में तुम्हें पता है वेरिएशन इज बेसिकली द न्यू कॉम्बिनेशन कैसे बना होगा, रीकॉम्बिनेशन से रीकॉम्बिनेशन माने क्या, क्रॉसिंग ओवर या म्यूटेशन, लेकिन उस समय पर बेटा जी उनको नहीं पता था, यानी कि डार्विन की थ्योरी की कुछ ना कुछ वीकनेस भी रह गई थी। अब सोर्स क्या है, वेरिएशन कहां से आती है, ठीक है, वेरिएशन का सोर्स नहीं पता था और ये नहीं पता था कि कैसे ट्रांसमिट होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आज तो मुझे पता है गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स में जो वेरिएशन आएगी वो आगे फर्टिलाइज होकर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसको नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि कोई तो चेंज आता है। ऐसे नहीं होता बेटा जी, कोई तो चेंज आता है। 100% क्लियर हो गई सब बच्चों को, ये बात 100% क्लियर हो गई है डार्विन की थ्योरी की। दूसरा बेटा जी वो ये कहते थे कि जब कभी भी चेंज आते हैं, अगर तो बेटा जी कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, इफ देयर इज सम वेरी लोअर ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा है, तो उसके
अंदर वो चेंज आकर न्यू स्पीशीज बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन अगर बेटा जी मेरे अंदर वेरिएशन आती है, मेरे अंदर तुम्हारे अंदर, तो क्या मेरी अगली जनरेशन एक नया स्पीशी बन जाएगी? क्या वो ह्यूमन नहीं रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगली जनरेशन नया स्पीशी नहीं बनेगी, वो भी ह्यूमन ही कहेगी, क्योंकि उस चेंज को लाने में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है जी, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये बात यहाँ पर दी हुई है। ओके, कहाँ बात करी है? कहीं तो करी है। उतनी ही जल्दी फास्टर विल बी द स्पेसिएशन, फास्ट नहीं जल्दी न्यू स्पीशी बनेगा। तो स्मॉलर द लाइफ स्पैन, स्मॉलर द लाइफ स्पैन, उतनी देखो ये इसीलिए हुआ होगा शायद से, क्योंकि देखो स्मॉल लाइफ स्पेन रहेगा तो मान लो 2-2 महीने में कोई स्पीसी जिंदा मतलब कि पैदा हो रही, बूढ़ा हो रही, मर रही, तो वैसे जल्दी जल्दी ये 100 साल में काफ़ी उसकी स्पीसी मान लो कि लगभग 100 हो गया, 1200 स्पीसी पैदा हो जाएगी। वहीं पे अगर इंसान है तो 100 साल में एक ही होगी। देखो अभी क्योंकि इतना ज़्यादा स्पीसी चेंज हो चुका होगा। देखो गिनती गंतर हो से वो उसमें ध्यान दो कि मतलब क्योंकि अब देखो इतना ज़्यादा बार डीएनए को मतलब चेंज होने का इतना ज़्यादा मौका मिल गया, इसीलिए शायद से। ही जल्दी फास्टर विल बी द स्पेसिएशन, फास्टर विल बी द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन। जैसे कि बेटा एक ह्यूमन का लाइफ स्पैन तो बहुत बड़ा है ना? समझ रहे हो? यानी कि एक चेंज को अगली जनरेशन में लाने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। इट्स वेरी लार्ज। वही एक चेंज को मतलब डीएनए अगले जनरेशन में जाएगी तो कुछ चेंजेस के थ्रू जाती है, तो 100 साल में एक ही होकी बार जा पाएगी। लेकिन वहीं पे छोटा स्पीसी रहेगा जितना, उतना डायरेक्टली फोकस करना, वो उतना ही जल्दी हो पाएगा। इट्स वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो इसमें स्पेसिएशन एक वेरिएशन से नहीं आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया करूं, उसका लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, सेकंड्स का लाइफ स्पैन है। यानी कि सेकंड में एक चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज, क्योंकि अगली जनरेशन बहुत जल्दी आ जा रही है। यानी कि इस बैक्टीरिया के अंदर न्यू स्पीशी फॉर्मेशन विल बी फास्ट। मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना? न्यू स्पीशी फॉर्मेशन विल बी फास्ट। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आपका पॉइंट था विच इज रिलेटेड टू लाइफ स्पैन। जितना छोटा लाइफ स्पैन होगा उतनी ही जल्दी बेटा जी क्या होगी, उतनी ही जल्दी क्या होगी, आपकी स्पेसिएशन हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम इनके साथ एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने कोशिश करी डार्विन के ड्रॉबैक को आंसर देने की, कि वेरिएशन का सोर्स क्या है। वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज। अब ये नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगा।